जूडो में भारत को 2 पदक, सुशीला देवी ने रजत और विजय यादव ने कांस्य जीता। मंकी पॉक्स का दिल्ली में दूसरा मामला, 35 वर्षीय नाइजीरियाई व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि। मध्य प्रदेश के जबलपुर में चंडाल भाटा क्षेत्र में न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आग लगने के कारण 8 व्यक्तियों की मौत हो गई, जिसमें से 3 मरीज सहित 1 पुरुष तथा 2 महिला स्टाफ थी। इसके अलावा 2 व्यक्ति एक मरीज को देखने आए थे। अस्पताल में भर्ती 3 मरीजों को आज सुबह ही डिस्चार्ज किया गया था। हादसे के पीछे अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। सुरक्षा उपकरण और आपातकालीन गेट नहीं होने की बात सामने आ रही है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने सोमवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 30 मिनट बातचीत हुई। इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि उन्होंने कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न की घटनाओं पर मुख्यमंत्री से बात की है। नितिन गडकरी बोले, 2024 तक देश में दुर्घटनाएं और मौतों की संख्या आधी करने का लक्ष्य। संसद में सोमवार को सियासी गतिरोध टूटा तो महंगाई के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर शब्दबाण चले। विदेशी एजेंसियों के आकलन का हवाला देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की अर्थव्यवस्था को ज्यादातर देशों से बेहतर स्थिति में बताया। जीएसटी संग्रह और परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स (PMI) अर्थव्यवस्था के और मजबूत होने के संकेत दे रहे हैं। विपक्ष ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए इसे बढ़ती महंगाई और कमजोर अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराया। रणवीर सिंह के समर्थन में उतरे कोरियोग्राफर आदिल खान, कहा, मुंबई में ऐसे फोटोशूट हर रोज होते हैं। चंपावत में युवाओं को भी नहीं पता होगा कि लेग पीस उनकी नाक पर भारी पड़ेगी। मीट का विवाद इतना बड़ा कि विक्रेता से मारपीट करने वाले 2 युवकों के रिश्तेदार ने युवकों व उसके साथियों से बीच रोड पर माफी मंगवाते हुए नाक रगड़वाई। कैश कांड में सीआईडी का बड़ा दावा, झारखंड में सरकार गिराने के लिए विधायकों ने लिए थे पैसे। बंगाल के हावड़ा से शनिवार देर शाम भारी मात्रा में नकदी के साथ झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों की गिरफ्तारी मामले में बंगाल पुलिस के आपराधिक जांच विभाग ने बड़ा दावा किया है। सीआईडी सूत्रों के अनुसार जांच में पता चला है कि झारखंड में गठबंधन की सरकार गिराने के लिए तीनों विधायकों ने पैसे लिए थे। सीआईडी का यह भी कहना है कि तीनों विधायक पैसे लेने कोलकाता आए थे और यहां हवाला कारोबार से जुड़े एक व्यवसायी द्वारा शनिवार को इन्हें पैसा दिया गया था। बाजार में तेजी का रुख, निफ्टी 17,200 के ऊपर, एमएनडी उछला, सन फार्मा लाल निशान में। निवेशकों के लिए खास रहेगा आने वाला सप्ताह, बड़ी कंपनियों के अर्निंग रिपोर्ट पर रहेगी नजर। पानी की खपत कम करने को फसल विविधीकरण की जरूरत, जल शक्ति मंत्री ने कहा। गिरता भूजल पूरे देश में चिंता का विषय। अंटार्कटिक में भारत के शोध केंद्रों पर लागू होगा घरेलू कानून, विधेयक को संसद से मिली मंजूरी। गुजरात में जहरीली शराब कांड मामले पर कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा तुरंत दिया जाए मुआवजा। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप को सिरे से खारिज किया है। हाल के दिनों में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी और अब शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों के कामकाज में सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती और वे अपना काम कर रही हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट सोमवार को कथित तौर पर हैक कर लिया गया। हैकर ने इंस्टाग्राम अकाउंट से क्रिप्टोकरेंसी के बारे में एक प्रमोशनल ट्वीट भी शेयर किया। हैकर्स ने टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO एलन मस्क के एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट भी उनके इंस्टाग्राम अकाउंट में साझा किया। ब्रिटेन में नया प्रधानमंत्री चुनने के लिए चल रही प्रक्रिया के बीच हो रहे सर्वे में पिछड़ते प्रतीत हो रहे भारतीय मूल के नेता ऋषि सुनक ने सोमवार को कर आरोपण को लेकर यू-टर्न लिया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री बनने पर वह 2029 तक आयकर में 20% की कटौती करेंगे। कोविड महामारी और यूक्रेन युद्ध के चलते ब्रिटेन रिकॉर्ड महंगाई के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में लोगों को कर चुकाना मुश्किल हो रहा है। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी समाप्त, 1.5 लाख करोड़ रुपए की लगी बोली। एयरटेल वी को पीछे छोड़ जियो ने मारी बाजी। महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार को घेरने में लगा है। इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया है कि भारत का मंदी की चपेट में आने का कोई सवाल ही नहीं है। सोमवार 1 अगस्त 2022 को लोकसभा में अपने संबोधन में वित्त मंत्री ने यह बात कही। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेर रहा है। इस बीच वित्त मंत्री अपने संबोधन में महंगाई को लेकर सवालों का जवाब दे रही हैं।
संसद के मानसून सत्र के दौरान सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही चल रही है। सोमवार को लोकसभा में महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की गई। यह चर्चा नियम 193 के अंतर्गत होगी। इसके लिए शिवसेना नेता विनायक राउत और कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी नोटिस दिया था। वहीं मनीष तिवारी ने सारे आंकड़े गिनाते हुए बताया कि 2017 से 2022 तक महंगाई कैसे बढ़ी। पंजाब के आनंदपुर साहिब से कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में महंगाई पर चर्चा के दौरान कहा, 2017 में बेरोजगारी दर 4.77% थी, जो 2018 में बढ़कर 7% हो गई और 2019 में बढ़कर 7.6% हो गई। ये दर 2020 में बढ़कर 9.1% हो गई, 2021 में 7.9% और जून 2022 में बेरोजगारी दर 7.8% थी। पात्रा चाल स्कैम में ईडी के शिकंजे में आए संजय राउत फिलहाल हवालात में ही रहेंगे। लेकिन राहत की बात है कि कोर्ट ने उन्हें घर के खाने के साथ दवाओं और कानूनी सहायता मुहैया कराने की छूट दे दी है। स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेजने का फैसला किया है। मुंबई स्थित घर पर रेड के बाद राउत को रविवार को एजेंसी ने हिरासत में लिया था। स्पेशल कोर्ट ने राउत की सेहत के मद्देनजर घर का खाना और दवाएं मुहैया कराने की अनुमति दी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी दिल की बीमारी से जूझ रहा है, लिहाजा अगर जरूरत पड़े तो ईडी राउत को अस्पताल में भी दाखिल कराए, जिससे उन्हें बेहतर उपचार मुहैया कराया जा सके। ईडी पात्रा चाल से जुड़े मामले की जांच कर रही है। इसमें राउत और उनकी पत्नी वर्षा राउत पर आरोप है कि वो इस घोटाले में शुरू से ही सक्रिय तौर पर शामिल रहे थे। ईडी ने उनकी 11 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त भी की है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गुजराती राजस्थानी वाले अपने बयान पर माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि 21 जुलाई को एक कार्यक्रम के दौरान भाषण में उनसे एक चूक हो गई, जिसके लिए उन्होंने माफी मांगी है। उन्होंने एक बयान में कहा था कि अगर महाराष्ट्र से, विशेष रूप से मुंबई और ठाणे से राजस्थानी और गुजराती को हटा दिया जाए तो यहाँ कोई धन नहीं बचेगा। कोश्यारी ने अपने माफीनामे में कहा, भारत के विकास में महाराष्ट्र समेत सभी राज्यों का योगदान है। महाराष्ट्र की उदारता और सबको साथ लेकर चलने की उज्जवल परंपरा से ही देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है। पिछले 3 सालों में मुझे राज्य की जनता से बहुत प्यार मिला और मैंने भी महाराष्ट्र एवं मराठी भाषा के सम्मान को बढ़ाने का प्रयास किया है। लेकिन 21 जुलाई को भाषण में कुछ समुदायों की प्रशंसा करते समय कुछ भूल हो गई। महाराष्ट्र के महान संतों की परंपरा में अपने इस विनम्र राज्य सेवक को क्षमा कर अपने विशाल दिल का परिचय दें। हरियाणा कांग्रेस का चिंतन शिविर सोमवार से पंचकुला में शुरू हो गया है। चिंतन शिविर शुरू होने से पहले ही सवालों के घेरे में आ गया है, क्योंकि शिविर में हरियाणा प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल और बागी विधायक कुलदीप बिश्नोई को शिविर में नहीं बुलाया गया है। इसके अलावा इस बात की भी खबरें हैं कि किरण चौधरी इस शिविर में शामिल नहीं हो रही हैं। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान इन दिनों अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर सुर्खियों में है। अभिनेता तकरीबन 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी की है, लेकिन उनकी फिल्म का रिलीज होने से पहले ही बहिष्कार हो रहा है। अपनी फिल्म की रिलीज से कुछ दिन पहले आमिर खान ने मीडिया से बातचीत की और लाल सिंह चड्ढा से जुड़े हर एक सवाल का जवाब दिया। इस दौरान आमिर खान से बायकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेन के बारे में भी पूछा गया। इस पर एक्टर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक आमिर खान ने कहा है कि मैं दुखी हूं, साथ ही मुझे इस बात का भी दुख है कि कुछ लोग जो ऐसा कह रहे हैं उनका यह मानना है कि मैं कोई ऐसा शख्स हूं जिसे भारत पसंद नहीं है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसको देखकर लोग शिवराज सिंह चौहान पर जमकर हमला बोल रहे हैं। दरअसल वायरल हो रही तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक महिला की मौत के बाद जो परिजनों को वाहन नहीं मिला तो बेटा मोटरसाइकिल पर शव बांध कर ले गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शहडोल के रहने वाली जय मंत्री यादव को दिखाने के लिए उनके परिजन उन्हें बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल आए थे, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मौत के बाद मेडिकल कॉलेज में वाहन न मिलने पर परिवारजनों ने प्राइवेट वाहन वालों से बात की। पहचाना होने के कारण परिजन शव को प्राइवेट वाहन में नहीं ले जा सके, जिसके बाद बेटा मां की अर्थी को मोटरसाइकिल पर बांधकर 80 किलोमीटर दूर अपने गांव ले गया। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी राजस्थान में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। जयपुर के टॉप जर्नलिज्म कार्यक्रम में ओवैसी ने कहा कि कोई उन्हें ये कहे कि ओवैसी राजस्थान क्यों आए हैं। उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान किसी के बाप का नहीं है, मेरा भी है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी के सामने ही असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अब जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो मैं राजस्थान में पूरी ताकत से लड़ूंगा।
मुझ पर आरोप लगाने वाले भाड़ में जाएं। जनता पसंद करेगी तो वोट डालेगी, नहीं तो नहीं डालेगी। यह क्या कोई सामंतवाद है कि तुम क्यों आए राजस्थान? आपके बाप का राजस्थान नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जूडो को सुशीला देवी ने भारत को 7वां पदक दिलाया। उन्होंने सेमीफाइनल में मॉरिशस की प्रिसिला मोरांट को इप्पोन से अंक जुटाकर हराकर महिलाओं के 48 किलो वर्ग के फाइनल में पहुंचकर पदक सुनिश्चित कर लिया था। फाइनल में उन्हें दक्षिण अफ्रीका की मिशेला वाइटबुई ने हराया और उन्हें सिल्वर से संतोष करना पड़ा। उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए काफी त्याग किया। उन्हें खर्च उठाने के लिए कार बेचकर कर्ज लिया। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाली विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची अब एक ट्वीट को लेकर चर्चाओं में आ गई हैं। उन्होंने बगैर किसी का नाम लिए धमकी भरा एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, उन्हें एक बात समझ लेनी चाहिए, जब तक 100 करोड़ हिंदू शांत हैं, तब तक ही वे सुरक्षित है। अब लोग उनके इस ट्वीट को लेकर अलग अलग कयास लगा रहे हैं और प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ ट्विटर यूजर ने साध्वी के पोस्ट पर काफी तीखी प्रतिक्रिया दी है। पंकज मिश्रा नाम के एक यूजर ने कहा, 100 करोड़ हिंदुओं को जहां ताकत दिखानी है वहां तो कहीं के नहीं रहते। कमजोर के ऊपर दम दिखाना कौन सी बहादुरी है? चीन के खिलाफ दम दिखाओ, कॉमनवेल्थ खेलों में टॉप पर आके दिखाओ, गरीबी से लड़के दिखाओ, दिखाओ न किसने रोका है। ओम शालू एनसी नाम की एक अन्य ट्वीट यूजर ने कहा, शायद संविधान की मर्यादा भूल चुकी हैं आप। एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है, एक भी मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं है, एक भी मुसलमान केंद्र में मंत्री नहीं है, मुसलमान राष्ट्रपति नहीं है, फिर हिंदुओं को डर किस बात का दिखा रहे हैं आप लोग? कांग्रेस नेता अनिल चौधरी ने दिल्ली की एक्साइज नीति को लेकर केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने शीला दीक्षित के शासनकाल से तुलना करते हुए कहा कि ये देश की राजधानी दिल्ली है, जिसकी पहचान कभी फ्लाईओवर सिटी और विकास के नाम पर होती थी। अब शहर में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के तमाम समाचार पत्रों में शराब नीति को लेकर सुर्खियां हैं और कोई ऐसा अखबार नहीं जिनमें शराब की चर्चा ना हो और लंबी लंबी कतारें ना हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री इन दिनों आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर काफी सक्रिय हैं। आज वो गुजरात दौरे पर भी थे। वहीं आप सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर भी कांग्रेस नेता ने केजरीवाल सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चुनावी टूर पर है और जिन मंत्रियों के कंधों पर शहर की जिम्मेदारी थी वो जेल में हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार शाम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सीएम शिंदे का एक पुस्तक देकर अभिनंदन किया। सीएम शिंदे ने मोहन भागवत का शॉल पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री व बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। संघ प्रमुख ने डिप्टी सीएम फडणवीस को भी एक पुस्तक भेंट की। ये मुलाकात मुंबई में आरएसएस के दफ्तर में हुई। सीएम ममता बनर्जी ने टीएमसी में किया बड़ा फेरबदल, कई मंत्रियों को दी गई संगठन में जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेरा के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दस्तावेजों को देखकर पता चलता है कि गोवा सरकार और एक्साइज कमिश्नर ने एंथनी डेगामा को नोटिस भेजा था, ना कि स्मृति या उनकी बेटी को। कोर्ट ने कहा कि स्मृति ईरानी या उनकी बेटी के पक्ष में कभी कोई लाइसेंस जारी ही नहीं हुआ है, ना ही वो रेस्टोरेंट की मालिक हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कभी लाइसेंस के लिए खुद अप्लाई भी नहीं किया है। YouTube पर अपनी आवाज का जादू बिखरने वाली और इंडियन आइडल की पूर्व प्रतिभागी फरमानी नाज इन दिनों काफी चर्चा में है। फरमानी नाज से कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी इस समय नाराज चल रहे हैं। वजह यह है कि फरमानी ने भगवान शिव के ऊपर एक गीत गाया है। इस पर देवबंद के उलेमा ने ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि शरिया कानून के तहत गाना गाने की इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा है कि गाना गाना हराम है। इस्लाम मानने वाली महिलाओं को गाना गाने से परहेज करना चाहिए। उलेमा के बयान पर अब विवाद शुरू हो गया। फरमानी ने कहा है कि एक कलाकार का कोई धर्म नहीं होता है। जब मैं गाना गाती हूँ तो सब भूल जाती हूँ। मैं कव्वाली भी गाती हूँ। यहाँ तक कि मोहम्मद रफ़ी ने भी भक्ति गीत गाए हैं। उन्होंने बताया कि मुझे कभी कोई धमकी नहीं मिली। हाँ, थोड़ा विवाद जरूर हुआ है, लेकिन मेरे घर तक कोई नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि चेक जारी करने या इसके बाउंस होने के संबंध में किसी कंपनी के निदेशकों को केवल उनके पदनाम के कारण निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कानून के तहत आपराधिक कार्यवाही में घसीटना न्यायिक व्यवस्था का उपहास उड़ाने जैसा होगा। शीर्ष अदालत ने उन 3 लोगों के खिलाफ कथित चेक बाउंस मामले में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए यह कहा, जो आरोपी कंपनी के स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक थे। शीर्ष अदालत ने तीनों दायर अपील को मंजूर करते हुए कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के सितंबर 2019 के आदेश को रद्द कर दिया गया है।
जिसने एनआई कानून के प्रावधानों के तहत शिकायत के संबंध में बीरभूम में एक अदालत के समक्ष लंबित कार्यवाही को रद्द करने के लिए उनकी अर्जी को खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि कंपनी से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति एनआई कानून की धारा 141 के दायरे में नहीं आता है और फर्म के निदेशक, जो प्रासंगिक समय पर इसके प्रभारी या उसके व्यापार के लिए जिम्मेदार नहीं थे, वे उन प्रावधानों के तहत उत्तरदायी नहीं होंगे। शीर्ष अदालत के पूर्व के फैसले का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि यह व्यवस्था दी गई थी कि एनआई कानून की धारा 138/141 के तहत दायित्व प्रासंगिक समय पर कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार होने के कारण उत्पन्न होता है, जब अपराध किया गया था, न कि केवल किसी कंपनी में पद या पद धारण करने के आधार पर। एनआई कानून की धारा 138 चेक बाउंस होने से संबंधित है। पीठ ने 24 पन्ने के अपने फैसले में कहा कि चेक जारी करने या उसके बाउंस होने के संबंध में एनआई कानून के तहत आपराधिक कार्यवाही में निदेशक, कार्मिक निदेशक, मानव संसाधन विकास जैसे निदेशकों को केवल उनके पदनाम के कारण घसीटना न्याय और इसकी प्रक्रिया का मजाक उड़ाने जैसा होगा। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज देश भर में छापों के दौरान बरामद हुई रकम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के आने से पहले देश को लूटा जा रहा था। खजाना जहां कहीं भी पकड़ा जा रहा, वह राष्ट्रीय खजाने में जाएगा और विकास के काम में लगेगा। वहीं बीजेपी सांसद कांग्रेस नेता अधीर रंजन के राष्ट्रपति पर दिए बयान पर भी हमला बोला और कहा कि उनके बयान से पूरे देश में गुस्सा है और देश कांग्रेस से क्षमा मांगने का आग्रह कर रहा है। विपक्ष बेचारा अंधेरे में ठोकरें खा रहा है। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एक कार्यक्रम में शिरकत की। यहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर बयान दिया। बीजेपी सांसद ने देश भर में छापे की कार्रवाई पर कहा कि हमारी सरकार आने से पहले देश लूटा जा रहा था। ये लग रहा था कि यहाँ घोटालों की सरकार है। जो लूटते रहे हैं वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे। उनको यह याद नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, मौनी बाबा नहीं है। खजाना जहाँ कहीं भी पकड़ा जा रहा है, वह राष्ट्रीय खजाने में जाएगा और विकास के कामों में लगेगा। साक्षी महाराज ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान पर हमला बोला और कहा, आजादी के 75 साल बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक जनजातीय आदिवासी महिला को देश का जिस दिन से राष्ट्रपति घोषित किया, उसी दिन से इन लोगों ने उनका अपमान करना शुरू कर दिया। आज तक ये सम्मान आदिवासियों को किसी ने नहीं दिया, तभी तो हम कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। अधीर रंजन चौधरी के बयान की वजह से पूरे देश में रोष है। देश सोनिया गांधी से, अधीर रंजन चौधरी से माफी की मांग कर रहे हैं। उन्हें देर सवेर माफी मांगनी पड़ेगी। एक सवाल के जवाब में बीजेपी सांसद ने कहा कि मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि जिस तरह से मोदी जी का कद बढ़ता जा रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी आगे बढ़ रही है। मीडिया वालों ने दिखाया कि आने वाले 2024 के चुनाव में पार्टी 76 लोकसभा सीट जीतने वाली है। मेरा मानना है कि हम 80 में 80 जीतने वाले हैं। ये बेचारे अंधेरे में ठोकरें खा रहे हैं, चाहे वो राजभर जी हो, शिवपाल जी हो, अखिलेश जी हो या राहुल जी हो या प्रियंका गांधी हो। Be aware with the world. APN Broadcast Service.